हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक का हंटिंगटन्स कोरिया होगा, जिसके अंतर्गत हम उसके कारण देखेंगे, लक्षण, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और उसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो हंटिंगटन जो डिजीज़ होती है, याद रखिएगा, ये आपकी एक हेरिडिटी डिजीज़ है। कैसी है? जेनेटिकली डिजीज़ है, जो आपके पेरेंट्स है, आपके संतानों में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपकी ब्रेन की जो नर्व सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, डिजेनरेट होने लगती हैं, डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। और ये जो बीमारी होती है मुख्य रूप से आपकी फिजिकल मूवमेंट, ठीक है, आपके इमोशंस और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं उनको ये प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है हमारा हंटिंगटन डिजीज़ डेवलप्स व्हेन मिसहैपन प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय न्यूरॉन्स। ठीक है, ये डिजीज़ कब शुरू होती है? तो याद रखिएगा, जो आपकी मिसहैपन प्रोटीन्स हो, यहाँ जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, अनियमित रूप से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो प्रोटीन होती है सबसे पहले आपके ब्रेन को जो नर्व्स होती हैं या न्यूरॉन्स होती हैं, सेल्स जो होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो ये प्रोटीन होती है सबसे पहले हमारे ब्रेन के बेसल गैंग्लिया जो पार्ट होती है उसको ये अटैक करेगा। ठीक है, बेसल गैंग्लिया के यहाँ पे याद रखिएगा 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हमारा है कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस, सबथैलेमिक न्यूक्लियस और सबस्टेंशिया नाइग्रा। ठीक है, तो ये 5 पार्ट से मिलकर जो हमारा बेसल गैंग्लिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये प्रोटीन जो होती है सबसे पहले कहाँ पे अटैक करेगी? बेसल गैंग्लिया पे अटैक करती है। और याद रखिएगा, जो ये बेसल गैंग्लिया होता है ये किसके लिए जिम्मेदार होती है? आपके बॉडी मूवमेंट्स के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक, द डिजीज़ आल्सो इम्पैक्ट द ब्रेन कॉर्टेक्स। ये जो बीमारी होती है आपके ब्रेन कॉर्टेक्स को भी इम्पैक्ट करती है, उसको भी प्रभावित करती है। ब्रेन कॉर्टेक्स क्या होता है? एक्चुअली ये जो ब्रेन की जो सरफेस होती है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉर्टेक्स जो पार्ट होता है ब्रेन का, ये याद रखिएगा आपकी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और मेमोरी से संबंधित होती है। यानी कि आपके सोचने की क्षमता पे, आपके निर्णय लेने की क्षमता और जो आपकी मेमोरी होती है, ठीक है, ये उससे संबंधित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, याद रखिएगा, हंटिंगटन डिजीज़ में जो लेटरल वेंट्रिकल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? इनलार्ज हो जाती हैं। ठीक है, आप जैसे ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारे दो जो हैं लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, और इस फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लेटरल वेंट्रिकल्स थी वो कैसी हो गई हैं? इनलार्ज हो गई हैं। ठीक है, साथ में क्या होता है, जो आपका सेरेब्रल नर्व टिश्यू जो होती हैं और बेसल गैंग्लिया जो होती हैं उनमें क्या हो जाता है? एट्रोफी आ जाती है। एट्रोफी का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, डिक्रीज, साइज में डिक्रीज होना, उसको हम क्या कहते हैं? एट्रोफी कहते हैं। तो यहाँ जो बेसल गैंग्लिया और जो आपके नर्व टिश्यूज होंगे वो कैसी हो जाएंगी? बिल्कुल डिक्रीज हो जाती हैं। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारी क्या है? बेसल गैंग्लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, साइज यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे देखिए साइज कैसा हो गया? बिल्कुल एकदम डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो उस कंडीशन को याद रखिएगा, हम लोग एट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी 2 चीज़ें यहाँ पे एट्रोपी हो जाएंगी? कौन कौन से 2 ऐसी चीज़ें जिनके साइज डिक्रीज हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, नर्व टिश्यूज और आपकी बेसल गैंग्लिया है। नेक्स्ट है हमारा हंटिंगटन डिजीज सिम्टम्स कैन डेवलप एट एनी टाइम। ठीक है, जो ये जो बीमारी होती है, याद रखिए, इन बीमारी के जो लक्षण हैं कभी भी विकसित हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये जो है 30 या 40 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें जो है ये अपने लक्षण प्रकट करना शुरू कर देती है। यदि ये लक्षण 20 साल या उससे पहले अगर डेवलप हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल हंटिंगटन्स डिजीज़ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये एक बार मैं फिर से इसको क्लियर कर रहा हूँ। ये जो बीमारी होती है इसके लक्षण कभी भी विकसित होते हैं जनरली, लेकिन देखा गया है जो ये लक्षण जो विकसित होते हैं ये आपके 30 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में जो है लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। यदि ये लक्षण आपके 20 वर्ष की उम्र से पहले अगर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, लक्षण जो दिखना शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल हंटिंगटन्स डिजीज़ कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एडल्ट के साइन एंड सिम्टम्स की, जिनकी उम्र 30 साल या 40 साल की है। तो ऐसे एडल्ट में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है मूवमेंट डिसऑर्डर। तो मूवमेंट डिसऑर्डर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ होती है? देखिए, इनवॉलंटरी जर्किंग और रिदिंग मूवमेंट्स, जिसको हम कोरिया कहते हैं। यानी कि यहाँ व्यक्ति जो है अपनी इच्छा के विरुद्ध, यानी कि उसमें उसकी इच्छा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, व्यक्ति ऐसे जो है मूवमेंट करता है जैसे मानो कि वो नाच रहा हो। इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कोरिया कहते हैं। क्योंकि ये वर्ड जो है कोरियोग्राफर सबसे लिया, आपने सुना भी होगा। कोरियोग्राफर का काम क्या होता है?
जो हमारे एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं उनको डांस सिखाना, ठीक है। तो कोरियोग्राफर से ही लिया गया कोरिया वर्ड। नेक्स्ट हमारा मसल प्रॉब्लम्स, इसमें आपको जो है मसल प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे आपकी मसल जो है रिजिड भी हो सकती है, कठोर हो सकती है, मसल्स में जो है संकुचन हो सकता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायस्टोनिया कहते हैं। अगला क्या है, स्लो और अनयूजुअल आई मूवमेंट। आपकी जो आई मूवमेंट होगी यहाँ, या तो जो आई मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, बिल्कुल स्लो होगा या अनयूजुअल होगा, जैसे कि जो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग आई मूवमेंट करते हैं वैसे वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्या है हमारा, गेट, पॉस्चर, बैलेंस, ठीक है। शरीर का जो बैलेंस होता है, पॉस्चर यानी कि स्थिति, खड़े होने की स्थिति या बैठने की स्थिति, दूसरी आपकी जो चाल होती है जिसको हम गैट कहते हैं, ये तीनों ही जो चीज़ें होती हैं क्या होती हैं, इम्पेयर्ड होती हैं। अगला क्या है, स्पीच और सेलिंग में जो है प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति जो है स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाएगा, या जो चीज़ वो खाता है या कोई चीज़ पानी पीता है तो उसको जो है निगलने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डिसऑर्डर की। इसके अंतर्गत क्या होता है, कॉग्निटिव के अंतर्गत हमेशा याद रखिएगा बुद्धि से जो संबंधित चीज़ें होती हैं वो हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, जिसमें आपका जो है माइंड यूज़ होता हो, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, डिफ़िकल्टी ऑर्गेनाइजिंग। डिफ़िकल्टी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है किसी चीज़ को संगठित करने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो व्यक्ति को कोई टास्क कर रहा होता है, उस टास्क को फोकस कर नहीं कर पाता है, ठीक। अगला क्या है, टू गेट अ स्टक ऑन अ थॉट। व्यक्ति जो है जो भी कुछ सोचता है तो वो अटक अटक के सोचता है, ठीक है। उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है, हो सकता है ऐसा बिहेवियर हो जाए कि एकदम वो जो है व्यक्ति क्रोध में आ जाए, ठीक है। दूसरा, कोई भी एक्शन जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है, ठीक है। एक्शन भी जो है वो रुक रुक के काम करेगा। अगला क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ ऑन्स बिहेवियर एंड एबिलिटी। उसको खुद नहीं मालूम होगा कि मेरा व्यवहार कैसा है, या उसके अंदर जो एबिलिटीज़ होती हैं खुद की वो उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है, ठीक है। अगला क्या है, डिफ़िकल्टी इन लर्निंग ए न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कोई नई चीज़ों को सीखने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या कोई नए वर्ड जो हैं उसको फाइंड करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे साइकाइट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला क्या है हमारा, फीलिंग्स ऑफ इरिटेबिलिटी एंड सैडनेस। व्यक्ति जो है चिड़चिड़ापन महसूस करता है और उदास रहता है, ठीक है। सोशल विड्रॉल, ठीक है। सोशल विड्रॉल से मतलब यह है कि वो समाज से बिल्कुल अलग रहता है, समाज के साथ में घुल मिल नहीं पाता है, ठीक है। अगला क्या है, इंसोम्निया, ठीक है। अनिद्रा रहेगी उसके अंदर। फैटिग एंड लॉस ऑफ एनर्जी, व्यक्ति में थकान रहेगी, ऊर्जा की कमी रहेगी उसके अंदर। फ्रीक्वेंट थॉट ऑफ डेथ, डाइंग, सुसाइड, उसको जो है मरने की ज़्यादा जो है इच्छा प्रबल होगी उसके अंदर, ठीक है। आत्महत्या करने के विचार आएंगे उसके अंदर। चलिए अगर हम दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं साइकेट्रिक के अंदर। तो सबसे पहला है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, ठीक है। एक ही कार्य को बार बार करने पर मजबूर कर देता है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा कोई चीज़ सोचोगे ना तो होता है क्या है कि ज़्यादा सोचने पर क्या होता है, व्यक्ति जो है एक ही कार्य को बार बार करने की उसको इच्छा होती है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल आप अगर समझें तो मान लो कि वो अपने घर का जो है ताला लगाना, ठीक है, ताला लगाया उसने, वो कुछ देर चल के आगे चलता है और उसे याद आता है कि शायद मैंने ताला नहीं लगाया, ठीक है। वो बार बार सोचता है, तो बार बार जो है वो 2-3 बार जो है चेक करता है कि क्या मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है वो किसके अंतर्गत आती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है। अगला क्या हमारा, मैनिया। मैनिया में क्या होता है, पल में जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दूसरे ही पल में जो है बहुत बेहद आक्रामक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा जो मूड होता है वो किसके अंतर्गत आता है, याद रखिएगा उसको हम मैनिया कहते हैं, उसको हिंदी में उन्माद कहा जाता है। अगला है हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, इस विकार में मिजाज जो है बदलता रहता है व्यक्ति का, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन से घिर जाना या अत्यधिक जो है उन्मादी हो जाना शामिल है, ठीक है। इसलिए इस विकार को क्या कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। बाइपोलर का मतलब होता है द्विध्रुवीय, ठीक है। तो उसमें 2 चीज़ें इंक्लूड होंगी, कौन कौन सा, एक ज़्यादा डिप्रेशन, दूसरा आपका अत्यधिक उन्मादी होना, ठीक है, मैनिया होना। तो ये 2 कंडीशन इंक्लूड होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जब ये साइकेट्रिक कंडीशन होती है, ठीक है, या जो साइन एंड सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए थे उसमें एक चीज़ कॉमन रहती है, वो चीज़ क्या है, वेट लॉस, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
चलिए अब हम बात करते हैं जुवेनाइल हंटिंगटन डिजीज़ की, जिनकी उम्र 20 वर्ष या उनसे कम थी। उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहला हमारा है ड्रोलिंग, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो है लार टपकाते हैं। क्लम्सीनेस, भद्दापन, ठीक। स्लर्ड स्पीच, व्यक्ति जो है स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाएगा। स्लो मूवमेंट, ठीक है, जो भी मूवमेंट वो करेगा वो धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंट फॉलिंग, बार बार वो गिर जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? रिजिड मसल्स, उसके जो मसल्स, जो पेशियाँ होती हैं वो कैसी हो जाएंगी? कठोर हो जाएंगे। सीजियर, झटके आएंगे। सडन डिक्लाइन इन स्कूल परफॉर्मेंस, यदि ऐसे व्यक्ति जो स्कूल जाते हैं, ऐसे पेशेंट जो हमारे स्कूल जाते हैं बच्चे, तो उनका क्या होता है, उनको जो परफॉर्मेंस होता है स्कूल में वो दिन पर दिन जो है कम होता चला जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे कॉजेज़ की। तो याद रखिएगा, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें 22 जो पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके ऑटोसोमल होते हैं, और 1 पेयर जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जो ये 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक। ऑटोसोम क्रोमोसोम याद रखिएगा, ये जो 22 पेयर जो ऑटोसोम क्रोमोसोम है, इसमें भी हमें कौन सा क्रोमोसोम लेना है? 4th पेयर वाला। अब इस 4th पेयर वाले क्रोमोसोम में उपस्थित जो जीन्स होते हैं, यदि उनमें किसी प्रकार का म्यूटेशन उत्पन्न हो जाए तो याद रखिएगा ये बीमारी कॉज होती है, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि ये जो जीन्स जो जिसमें म्यूटेशन हुआ है वो जीन्स कैसा होना चाहिए? डोमिनेंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये 2 जीन्स हैं, ठीक है, एक एच है, एक स्मॉल एच है। तो जो कैपिटल एच है वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा, और जो स्मॉल एच है वो कैसा होगा? रिसेसिव होगा। अब जो म्यूटेशन होगा वो किस में होगा? आपके डोमिनेंट जीन में होगा, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन में जब ये म्यूटेशन होता है तब याद रखिएगा आपका हंटिंगटन डिजीज़ होती है, ठीक। सेकंड केस क्या है? यदि मान लीजिए बाय चांस से, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर ये म्यूटेशन आपका रिसेसिव जीन में हो गया तो याद रखिएगा आपको हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्या है? हंटिंगटन डिजीज़ इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि जो ये डिजीज़ होती है वो कैसी है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। मान लीजिए जैसे कोई हमारी इंडिविजुअल है जिसमें कैपिटल एच और स्मॉल एच, ठीक है, ये 2 प्रकार के यहाँ पे जीन्स है, यानी कि ये एलील है एक, ठीक। इस एलील में जो कैपिटल एच है वो क्या है? आपका डोमिनेंट जीन है, जबकि स्मॉल एच क्या है? रिसेसिव है, ठीक। कैसा है हमारा? रिसेसिव है। यदि कोई भी इंडिविजुअल जिसमें एक हमारा किसी भी तरह एक डोमिनेंट जीन आ जाए, ठीक है, उस डोमिनेंट जीन में कोई म्यूटेशन उत्पन्न हो जाए तो उस कंडीशन में हमेशा ही याद रखिएगा हंटिंगटन डिजीज़ क्रिएट होगा ही होगा, ठीक। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, यदि मान लीजिए दोनों ही जीन्स कैसे हैं? रिसेसिव हैं, ठीक है। तो अगर ये जो जीन्स हैं, अगर इन जीन्स पर हमारा क्या हो रहा है? म्यूटेशन उत्पन्न हो रहा है, तो मैंने अभी क्या आपको बताया था, अगर रिसेसिव जीन में म्यूटेशन उत्पन्न होता है तो आपको कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती हैं? याद रखिएगा, एक तो आपका हीमोफीलिया, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो चलिए हम इसका जो है फैमिली ट्री देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे फादर हैं, ठीक है, जो कि कैसे हैं? अफेक्टेड हैं। तो याद रखिएगा इनके क्रोमोसोम नंबर 4 पे जो जीन्स होंगे वो क्या होंगे? एक आपका इसमें जो है डोमिनेंट रहेगा, दूसरा आपका क्या रहेगा? स्मॉल एच रहेगा, रिसेसिव रहेगा, ठीक। जो हमारी मदर हैं वो कैसी हैं? दोनों हमारी जो मदर हैं उसका जो क्रोमोसोम्स पर दोनों जीन्स होंगे वो कैसे हैं? दोनों रिसेसिव हैं, ठीक। तो होता क्या है कि जब गैमेटोजेनेसिस कराते हैं तो यहाँ पे ये कैपिटल एच हमारी एक ये सेल बनेगी, ठीक है, हैप्लॉइड सेल होगी, और एक ये स्मॉल एच होगा, ये हमारी हैप्लॉइड सेल होगी। इसी प्रकार जो है आप यहाँ पे इसको अलग अलग करेंगे, एक ये हैप्लॉइड सेल होगी, एक ये हैप्लॉइड सेल होगी, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो याद रखिएगा 50% हमारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि अनअफेक्टेड होंगे, ठीक है, यानी कि हंटिंगटन डिजीज़ का उन पर कोई इफेक्ट नहीं शो होगा, ठीक। जबकि 50% ऐसे बच्चे होंगे जो कि अफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये केस आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना है आपको। चलिए अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो याद रखिएगा जो एसटीटी जीन होता है, जिसे हम हंटिंगटन जीन्स कहते हैं, ठीक है, ये जो जीन्स होता है वो आपका CAG ट्राइन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका? CAG, C फॉर साइटोसिन, A फॉर एडिनोसिन और G फॉर ग्वानिन, ठीक। अब इस जीन में क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए, किसी प्रकार का म्यूटेशन होने से क्या होता है? ये बीमारी आपकी कॉज होती है, ठीक है। इस जीन्स में हंटिंगटन प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशंस पाई जाती है। जब आपका CAG जो है
ठीक है, जो CAG ट्राइन्यूक्लियोटाइड है इसका बार बार रिपीटेशन होता है। ठीक है, जब बार बार रिपीटेशन होता है तो उस कंडीशन में जो है हंटिंगटन कोरिया डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा जो ये CAG जो होता है, जो आपका जो बेस पेयर होते हैं, ठीक है, ये हमेशा 3 के सीक्वेंस में पाए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट या कोडोन कहते हैं। क्या कहेंगे, ट्रिपलेट या आपका कोडोन होता है। ठीक है, या कोडोन, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि CAG का जब रिपीटेशन होता है तो ये बीमारी कॉज होती है। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक स्पेशल केस होता है कि कितनी बार जो है रिपीटेशन होने से जो है ये बीमारी होगी और कितनी बार रिपीटेशन होने से बीमारी नहीं होगी, या हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो चलिए पहला केस क्या है, यदि आपका CAG का जो रिपीटेशन है 35 से कम है, क्या 35 बार से कम हुआ है CAG का रिपीटेशन, तो ऐसे केस में याद रखिएगा हंटिंगटन डिजीज़ नहीं होगी। सेकंड केस क्या है, यदि CAG का रिपीटेशन, ठीक है, जो CAG जो बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे थे, यदि वो रिपीटेशन 36 से 39 बार होता है तो इस कंडीशन में जो है हंटिंगटन डिजीज़ जो है क्रिएट हो भी सकती है, कॉज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा जो तीसरा केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके CAG का रिपीटेशन 40 बार हो, 40 टाइम्स हो या 40 टाइम्स से अधिक हो, तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे केस में ऑलवेज डेवलप हंटिंगटन्स डिजीज़। चलिए अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो सबसे पहले हम डायग्नोसिस के अंतर्गत न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं। तो इसमें जो डॉक्टर होता है वो क्या क्या चेक करता है, याद रखिएगा। सबसे पहला रिफ्लेक्सिस। रिफ्लेक्सिस क्या है, बिना सोचे ही कोई चीज़ आप कर देना। ठीक है, बिना सोचे ही कोई किसी चीज़ को करना या हरकत करना बिना सोचे। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिस कहते हैं। कोऑर्डिनेशन चेक किया जाता है, बैलेंस, मसल टोन। मसल टोन का मतलब क्या है, रेस्ट की स्टेज में भी अगर आपके मसल में टेंशन होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मसल टोन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑफ टच। ठीक है, छूने पे आपको कोई सेंस महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करते हैं हम लोग। हियरिंग, विजन। नेक्स्ट हमारा ब्रेन फंक्शंस एंड इमेजिंग टेस्ट। इसके अंतर्गत हम चेक करते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इसके अंतर्गत जो हम लोग ECG, MRI और CT स्कैन चेक करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे साइकाइट्रिक टेस्ट। साइकाइट्रिक टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाता है, याद रखिएगा। आपकी कॉपिंग स्किल चेक की जाती है। कॉपिंग स्किल किसे कहते हैं हम, याद रखिएगा। आपका एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, इन सबको जो है हैंडल करना या उसको मैनेज करना क्या कहलाता है, आपका कॉपिंग स्किल्स कहलाता है। ठीक है, इमोशनल स्टेट को चेक करना। इम्पेयर्ड थिंकिंग, जो आप सोच रहे हैं क्या वो कंटिन्यूस सोच रहे हैं कि रुक रुक के या अटक अटक के सोच रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ चेक की जाती है। आपका बिहेवियर पैटर्न चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा जेनेटिक टेस्टिंग। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। क्योंकि हम जानते हैं कि हंटिंगटन डिजीज़ एक जेनेटिक डिजीज़ है, तो इसका जो है प्रॉपर तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि इनके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उनको हम कम ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या है, जो आपका मूवमेंट डिसऑर्डर हो रहा था, ठीक है, उसको सही करने के लिए कौन कौन से मेडिकेशंस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है टेट्राबेंजीन। ठीक है, अगला है हमारा ड्यूटेट्राबेंजीन। ठीक है, अगला है हैलोपेरिडोल। ठीक है, तो ये 3 मेडिसिन जो हम लोग यूज़ करते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर को सही करने के लिए। चलिए अगला है मेडिकेशंस फॉर साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ठीक है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर को सही करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन, तो एंटी डिप्रेसेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, डिप्रेशन को रिलीव करने में तो कौन कौन सा है, पहला हमारा है फ्लोरोजेटाइन है। ठीक है, अगला है सर्ट्रालिन है। ठीक है, तो ये ऐसी 2 मेडिसिन्स हैं जो आपको एंटी डिप्रेशन के पेशेंट को दी जाती है। कौन कौन सा है, फ्लूजेटाइन है और दूसरा सेट्रालाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स किस लिए यूज़ करते हैं, आपके एंग्री, आपके जो क्रोध, आपके अंदर जो क्रोध आता है उसको शांत करने के लिए। ठीक है, आपके एजिटेशन को कम करने के लिए, हैलुसिनेशन को समाप्त करने के लिए। ठीक है, योर डॉक्टर में रिकमेंडेड ड्रग्स सच एज रेस्पिरिडोन। ठीक है, याद रखिएगा, और ओलेंजापाइन। ठीक है, तो ये 2 ड्रग्स जो हैं हम लोग एंटी साइकोटिक ड्रग्स के अंतर्गत पेशेंट को देते हैं। अगला क्या है, मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स। ये जो ड्रग्स होंगे वो मूड को स्टेबल कर देती हैं, जैसे हमारा लिथियम ड्रग। चलिए अगला है हमारा साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी में हम क्या कहते हैं, कैन हेल्प योर वर्क थ्रू ए इमोशनल एंड मेंटल प्रॉब्लम। यहाँ पे जो है व्यक्ति के इमोशंस
इमोशनल जो प्रॉब्लम होते हैं, इमोशंस प्रॉब्लम और मेंटल प्रॉब्लम को देखा जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इट कैन आल्सो हेल्प यू डेवलप ए कॉपिंग स्किल, और साथ में जो है व्यक्ति की कॉपिंग स्किल को भी जो है यहाँ पे डेवलप किया जाता है, उसका विकास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा फिजिकल थेरेपी। तो फिजिकल थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, ठीक है, बैलेंस, किस प्रकार जो है वो शरीर को बैलेंस करना सीख जाए, कोऑर्डिनेशन समन्वय। ठीक है, अगला क्या हमारा स्पीच थेरेपी। इसके अंतर्गत हम ऐसी थेरेपी देखते हैं जिससे व्यक्ति जो है बोलना स्टार्ट कर दे। ठीक है, बिल्कुल एकदम कंटिन्यू जो है धारा प्रवाह एकदम बोल सके, तो वो जो हम इसके अंतर्गत जो है स्पीच थेरेपी के अंतर्गत देते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और इस टॉपिक या चैनल से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस हों या सुझाव हों उन्हें कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।